की पहली खबर, 2 दिन 2 तकरीरें और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट। पहले दिन तो आपको पता है, जो पिछला दिन है वो पूरा पाकिस्तान बल्कि अभी तक एक ही तकरीर को डिस्कस कर रहा है, और वो हमारे प्यारे मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनकी तकरीर थी, जिसमें वो गुस्से में भी आए, जिसमें उन्होंने कुरान करीम की आयात भी पढ़ी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी भी बोली, उन्होंने तमाम अपने जौहर जो हैं वो एक ही तकरीर में दिखा दिए। उसके बाद लिफाफों ने, टाउट्स ने बताया कि वो बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं। उन्होंने ऐसे ही बताया जैसे तानसेन के बारे में बताया जाता है कि जब वो गाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी या चिरागों में आग नहीं भी लगी होती थी, तो तानसेन राग मिलार ऐसे गाते थे कि चिरागों में आग भड़क उठती थी। तो इस तरह के बाद में तबसरे किए गए। अब हमारी बाजी कैसे पीछे रह सकती थी। दूसरे दिन उन्होंने जौहर दिखाया और लाहौर के अंदर पंजाब डे मनाया गया। जी हाँ, आपको पता है, सिंधी अजरक का दिन, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी सकाफत का दिन, जो कि बहुत अच्छी बात है, सब सूबों को मनाना चाहिए। इसी तरह पंजाब को भी मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पंजाबी की तो मसला ये है हमारा सबसे ज्यादा कि हम पंजाबियों का ये बहुत बड़ा मसला है कि अपनी जुबान बोलते हुए शर्मिंदगी होती है, अपने कल्चर के ऊपर बात करते हुए शर्मिंदगी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बड़ा सूबा है और इसके अंदर भी, पंजाब के अंदर भी फिर मल्टीपल कल्चर्स हैं। सेंट्रल पंजाब का और कल्चर है, साउथ पंजाब का और है, नॉर्थ पंजाब का और है। सभी को अपने अपने कल्चर पर फख्र भी होना चाहिए और उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन भारत, मैंने जैसे कहा कि बॉक्स ऑफिस पर एक तकरीर हिट जा रही थी, उसने बॉक्स ऑफिस को तकरीबन तोड़ डाला था। तो बाजी मरियम आई, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है मेरे होते हुए कोई बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने ऊपर इतनी तनकीद करवा ले। ये तनकीद करवाने वाला काम सिर्फ मेरा है, मैं करूंगी। उन्होंने तकरीर ठोकी। पंजाब के दिन पर उन्होंने पंजाबी गानों का एक आध का जिक्र तो किया, लेकिन एक लफ्ज भी पंजाबी का नहीं बोला अपनी पूरी की पूरी तकरीर में। लेकिन ये कहा कि मैं ब्लू ब्लडेड, जी हाँ, उन्होंने कहा मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूं, और मतलब खालिस पंजाबी है। उन्होंने कहा गूढ़ी पंजाबी हूं मैं, बिल्कुल शुद्ध पंजाबी, इसके अंदर किसी किस्म की मेरे अंदर मिलावट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबन हूं, पंजाबन नहीं, उन्होंने कहा पंजाबी हूं, और मुझे अपनी जुबान पर बड़ा फख्र है, उसी जुबान पर जिसका एक लफ्ज भी, चले जी आयानू कह देती, सलाम कह देती, उसमें कोई एक लफ्ज जो है वो उसके ऊपर बोलती, लेकिन वो नहीं बोला गया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो इवेंट था, इसके जो दावतनामे दिए गए वो तमाम पंजाबी में लिखे गए थे, अच्छी बात है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थी, जो अपने आप को ब्लू ब्लडेड पंजाबन कहती हैं, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन जो बोला उन्होंने वो फिर कमाल था। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो वहां नसीबो लाल साहबा बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपके गाने बहुत ही शौक से सुनती रही हूं बचपन में। जी हाँ, आपने जरा कुर्सी थाम के बैठना है, गिरना नहीं नीचे। जी हाँ, बाजी की और नसीबो लाल की डेट ऑफ बर्थ में 1 साल का फर्क है, जो हमारे सामने सोशल मीडिया और विकीपीडिया से आता है। जाहिर है हमने दोनों, हमारी जो बहनें, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट चेक नहीं कर रखे। अगर कोई मगालता हो रहा है, गलतफहमी हो रही है, तो पेशगी हमारी माजरत है। अब आप में से कई लोग कहते हैं कि गिल साहब आप बड़ी मिन्नत समाजत करते हैं, आप बड़ा ही मोहतात रहते हैं, आप तो कड़क बात ही नहीं करते, अब तो बाजी 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 कहते रहते हैं। भाई साहब, बात यह है कि हर वक्त तो वो फुटबॉल खेलते ना, एक मुझे अब याद नहीं, बबलेंडर होता था कि क्या नाम होता था, उल्टा नाम ना ले रहा हूं, हॉकी में वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की टांग के ऊपर ही हॉकी ठोके रखता था। हॉलैंड का प्लेयर होता था, बड़ा जबरदस्त प्लांटी कॉर्नर का वो माहिर था, और शायद प्लांटी स्ट्रोक का भी था। हम बड़े छोटे थे जब वो देखा करते थे, बाजी की तरह मैंने भी कह दिया, हम छोटे थे, हम वाकई छोटे थे। बहरहाल वो उनको कई कई दफा फिर रेड कार्ड भी दिखाता था अंपायर। हमारे भी एक राणा जुनेद खेलते थे, वो भी यही वाला कारनामा अंजाम दिया करते थे, हॉकी ठोकने वाला। तो भाई मेरे खिलाफ तो पहले ही औरत कार्ड निकला रहता है, तो ये मुझे फिर बड़े एहतमाम से, बड़े एहतमाल से और बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी सरकारी हाजन आसमा शराजी साहबा हूं, अपने मंसूर अली खान साहब हूं, जितने भी बाजी मरियम के करीब के लोग हैं, उन्होंने औरत कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है मेरे खिलाफ। मैं कोई बात करूं ना करूं, उन्होंने औरत कार्ड। तो इसलिए मैं आपकी तमाम तर जो क्रिटिसिज्म है उसको लेते हुए भी मैं एहतियात का दामन हाथ में रखता हूं, और बाजी के लाके और सीखे के बगैर बात नहीं करता। तो बहरहाल बाजी ने कहा कि मैं जब बचपन में थी, छोटी सी थी, तो मैं नसीबो लाल साहबा को सुना करती थी। आप अगर नसीबो लाल साहबा बोल पड़ती कि भैन मेरी है, मीन हमारी एक ही उम्र है, कि आप झूले में मेरे गाने सुना करती थी, क्या मैं झूले में लेट के अपने गाने गाया करती थी। बहरहाल अब मुझे ये नहीं पता, नसीबो लाल साहबा के हर तरह के गाने हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन पर आजकल नून लीग जो है वो पाबंदी भी लगा रही है, और 90% उनके ऐसे ही गाने हैं जो, क्योंकि यहाँ पर खवातीन भी जाहिर है इस व्लॉग को देखती हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन वो गाने ऐसे हैं कि उनके ऊपर जाहिर है उन गानों के मैं जो लिरिक्स हैं उनको भी रिपीट नहीं कर सकता कि वो क्या है। अब जो बाजी की वीडियोस का बाजी ने रखा हुआ है अपने पास पूरे का पूरा एक जखीरा, और ये कहा है कि मेरे पास सभी की वीडियोस हैं, याद कीजिए, और बाजी ने कहा कि बड़ी गंदी वीडियोस है और मैंने देखी हैं, उसमें बड़े बड़े लोग, तो वो तमाम चीजों को अगर इकट्ठा करें तो फिर समझ आती है कि वाकई नसीबो लाल के गाने भी बाजी जरूर सुनती होंगी, और कौन से वाले सुनती होंगी ये भी आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक चीज बाजी उसमें करेक्ट कर लें कि नसीबो बेचारी आपसे या 1 साल बड़ी है या छोटी है, ये बचपन में जो आपने कह दिया है ना कि मैं आपके गाने सुनती रही हूँ, वो बेचारी क्या कहती है आपको आगे से, आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इतना जुल्म ना करें आप उनके ऊपर, नसीबो लाल साहबा के ऊपर, वो आप ही की हम उम्र है। या आप ये कहें कि मैं आपके गाने जो है वो जवानी में सुना करती थी, या मैं आपके गाने जो है वो लेट जवानी में सुना करती थी, जो भी आपने कहना है आप कह लें, लेकिन ये बचपन वाला थोड़ा सा आपने ज्यादा कर दिया। फिर उन्होंने एक और भी कारनामा अंजाम दिया। मंसूर मलंगी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, और ये जो हमारी
मियाँ वाली झांग ये वाला बेल्ट है, चिन्योट, यहाँ के वो बेताज बादशाह हैं इस शायरी के, वैसे तो पूरे पंजाब के ही, लेकिन इस मट्टी में से सरगोदा ये वाला सारा जो एरिया है, इस मट्टी के गुंदे हुए उनके गीत होते थे और लिरिक्स और तमाम चीज़ें, और कौन नहीं जानता उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को। तो मंसूर मलंगी साहब का बहुत शोरा आफाक एक गीत है, एक फुल मोतीदा, और आरिफ लोहार साहब ने भी जरूर गाया होगा, वो भी हमारे लिए तो बड़े मोहतरम है, सिंगर है, लेकिन उन्होंने जाहिर है मंसूर मलंगी साहब का ही वो गाना जो है उन्होंने दोबारा री परफॉर्म किया होगा। लेकिन हमारी बाजी तो आपको पता ही हिस्ट्री में फिक्शन पढ़ती हैं, और उसके बाद वो लीडरशिप भी पढ़ रही होती हैं ऊपर, और एमए इंग्लिश कर रही होती, तो बाजी बहुत कुछ कर रही होती है कि टाइम के अंदर। तो इसी तरह बाजी ने सरे महफल ही सबके सामने मंसूर मलंगी साहब का जो गाना था वो उन्होंने कहा कि आरिफ लोहार साहब मुझे बहुत पसंद है, बस जो नीचे किसी ने लिख दिया नालायक ने, वो बाजी ने बोल दिया। बाजी ने नहीं सोचा कि इसका क्रेडिट किसी और को जाता है। जैसे नूरजहां साहबा के जो शोरा आफाक गीत है, इसी तरीके से मेहदी हसन साहब की जो गजल्स है, वो आज भी लोग गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने अगर उन्हें कोई किसी किस्म का क्रेडिट देना भी है तो फिर साथ ओरिजिनल सिंगर का। इस लेवल के ऊपर जब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो जो कॉपीराइट्स होते हैं, जो किसी का असल क्रेडिट होता है, वो उससे नहीं छीना जाता। फनकार के पास होता ही है, वैसे तो आप खुद माशाल्लाह से बहुत बड़ी फनकार है बहन हमारी, तो आपसे ज्यादा ये कौन जानता है। तो ब्लू ब्लडेड आप पंजाबी भी हैं, और उन्होंने थोड़ा सा ये ब्लू ब्लडेड आप पता नहीं खालिस जो है वो पंजाबी की बात वो कर रही हैं, या वो अपने आप को जो एक हुक्मरान खानदान की वजह से ब्लू ब्लडेड कह रही हैं। आजकल ब्लू आइड तो आप हैं, ये तो हमें पता है, ब्लू आइड तो आप हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हैं, लेकिन ये ब्लू ब्लडेड हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया। उसकी वजह यह है कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले तक बताया करती थी कि आप कश्मीर की बेटी हैं, अगर आप कश्मीरी हैं तो ये ब्लू ब्लडेड पंजाबी आप कैसी हैं। बहरहाल इन लोगों ने भी सबको सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। पूरे पंजाब के अराई बरादरी ये समझती है कि मियाँ साहब अराई हैं, या मियाँ साहब का अराई बरादरी के साथ कोई लेना देना है। मैं ये नहीं कह रहा सारे, कुछ को पता भी होगा कि नहीं है। बाकी कश्मीरी बरादरी ये समझती है कि मियाँ साहब हमारे हैं। आज बाजी ने कहा कि मैं तो ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूं, तो ये काम भी हो गया। अब चलते हैं जी आगे, अगली खबर जो है उसकी तरफ हमने चलना है, लेकिन चलते चलते आपको सिर्फ ये बता दें कि बाजी ने साथ साथ ये कहा है कि मदीना मुनव्वरा में जब यहाँ से जलावतनी मुशर्रफ के साथ प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो उस वक्त के थे, या जनरल मुशर्रफ या डिक्टेटर मुशर्रफ, जो भी आपने उनको कहना है, अल्लाह गरी के रहमत करे उन्हें, वो उनका जब जमाना था तो हमें जाहिर है ये डील करके गए थे जद्दा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ में होती थी तो वहाँ हिजाज मुकद्दस का बहुत साथ था, वहाँ पर वो जो अल्लाह का घर है उसका बड़ा आसरा था। चलें ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो वहाँ बारिश नहीं होती थी, आजकल होती है। चलें अच्छी बात है बाजी, आजकल होती है, तब नहीं, मेरा ख्याल तब जितनी होती थी उतनी आजकल होती होगी। लेकिन बहरहाल बाजी ने फिर ये भी कहा कि जब बारिश होती थी तो मुझे मिट्टी में से पाकिस्तान की खुशबू, पता नहीं बाजी क्या क्या, मेरा ख्याल किसी ने लिख के दे दिया। बाजी अच्छा नहीं लगता। आप जो सिंथेटिक मटेरियल होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, सिंथेटिक और ओरिजिनल ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप जब पूरे का पूरा ही, हमने पूरा आपका पर्सोना ही सिंथेटिक बनाया हुआ है, तो आप फिर ओरिजिनलिटी ना डाला करें बीच में। मतलब आप ऐसा तो नहीं लग सकता ना कि आप एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लें और उसके ऊपर तिल्ले से कढ़ाई करें, तो कितनी बुरी लगेगी, नहीं लगेगी ना ठीक, वो धागे की कढ़ाई, वो प्लास्टिक के ऊपर वो प्रिंट ही हुआ होगा तिल्ले की तरह का, तो ठीक होगा। मतलब कि सिंथेटिक है, आप जाली सी आपने पर्सनैलिटी बनाई हुई है, बस उसी को फिर जारी रखा करें। ये बारिश, महकती मिट्टी, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। तो आप वो वाली बातें अगर शायराना किस्म की ऐड करेंगी तो वो आपके मुंह से सजती नहीं है, आपके ऊपर भी सजती नहीं है बहन मेरी। चलें जी, खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है बांग्लादेश से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तान से बांग्लादेश ने अब बाज़ाब्ता तौर पर 3 मुतालबात कर दिए। मुतालबात तो आपको अभी बताता हूं क्या किए हैं, लेकिन आपको यह बता दूं कि अभी अभी जब चंद महीने पहले जब वहां पर शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी वो गिराई गई थी, तो हमारे उस वक्त के DGISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम साहब ने यह कहा था, मतलब बाकायदा तो बयान नहीं दिया था, पोस्चरिंग पूरे मुल्क में ऐसी थी कि ऐसी कीता है, देख लो असी की कीता सी, गवर्नमेंट सुट दी हूँ, फिर वेख लो तुसी की कीता है वेख लो। क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान से 3 तकाजे किए। पहला तकाजा तो उन्होंने ये किया है कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, मीन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश अलग मुल्क बना, तो उस वक्त हमारे जुम्मे, इस तरफ की पाकिस्तान के जुम्मे उनके 4.52 अरब डॉलर थे। जी हाँ, 4.5 अरब डॉलर हमने उनके देने हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो वो दे दें, आप हमारे खा गए हैं, वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान कई दफा क्लेम करता है कि 1947 में कुछ हिस्सा बनता था पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान ने हमें नहीं दिया था। अब बांग्लादेश हमसे तकाजा कर रहा है कि हमारा कुछ हिस्सा बनता था, वो आपने हमें नहीं दिया। तो एक तो 4.5 अरब उन्होंने मांग लिया है, उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि 5.5 बिलियन आपने हमें देने। फिर उन्होंने कहा है कि 200 मिलियन
इसी के अंदर शायद शामिल है, नहीं पैसों के अंदर, जो उस वक्त एक तूफान आया था जिसकी वजह से भी पाकिस्तान टूटा था, क्योंकि याया खान साहब गए ही नहीं थे। एक मेरा ख्याल भोला नामी एक साइक्लोन आया था, एक समुद्री तूफान आया था, और जिसने बहुत तबाही मचाई थी ईस्ट पाकिस्तान में, और उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याया खान जो है वो नहीं गए थे वक्त के ऊपर, बहुत लेट गए थे, और वहाँ बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो गई थी, वहाँ पर बहुत सारी अमवात हो गई थी, वहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी बन गई थी, और पाकिस्तान की जो उस वक्त की मिलिट्री थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो उन्होंने कहा वो 200 मिलियन है वो भी दें, हमारे रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे माफी मांगे। जी हाँ, दूसरा उन्होंने तकाजा ये किया है कि आप हमसे फॉर्मल बाजाब्ता तौर पर आप हमसे माफी मांगे। किस चीज की? वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो हमने आपसे आजादी लेने की लिबरेशन जंग लड़ी 1971 में, उसमें आपने 3 मिलियन, जी हाँ, तकरीबन 30 लाख लोगों को बांग्लादेश में कत्ल किया। जाहिर है हमारी फौज के ऊपर बात कर रहे हैं, हमूद रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं, जाहिर है जो हमारे दूसरे लोगों ने तो यहां से जाके उनके मुताबिक, ये उनका वर्जन है, हमारे आम शहरियों ने जाके तो वहां कत्लो गारत नहीं की ना, हमारी फौज थी वहां पर। उनके इल्जाम लगा रहा है बांग्लादेश और कह रहा है कि लिबरेशन वॉर में जो हमने आजादी की जंग लड़ी उसमें 30 लाख लोगों को जो है वो आपने कत्ल कर दिया, और तकरीबन 2 लाख खवातीन की असमत दरी की गई, 2 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई वहां पर। वो भी इल्जाम जो है दोबारा पाकिस्तान पर, जाहिर है वहां पर हमारी मिलिट्री थी, मेरा ख्याल उसी पर लगा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बांग्लादेश ये दूसरा इल्जाम लगा रहा है। पहला के 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, दूसरा के 2 लाख खवातीन की इज्जत लूट ली गई, असमत दरी की गई, और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के वहां पर कुछ तकरीबन 3.5 लाख उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज हैं जिन्हें बिहारी कहते हैं वहां पर, और उनको आपने रिपेट्रिएट नहीं किया, वो आपके लोग हैं, उनको वापस लेके जाएं, आप उन्हें वापस लेकर नहीं जाते। अब उन बेचारों के लिए भी जिंदगी तंग की हुई है। यहाँ इसलिए नहीं उनको लेके आते कि सिंध वाले कहते हैं कि वो आबादी के तनासब में नकल बदल जाएगा, मुझे नहीं पता क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लाते उनको। लाइक अगर वो हम ओन करते हैं कि हमारे शहरी हैं तो उनको लाना चाहिए। बांग्लादेश तो उनको ओन नहीं करता, वो कहता है कि उधर से माइग्रेट करके आए थे, उर्दू स्पीकिंग थे, जाहिर 1947 से 1971 तक तो एक ही मुल्क था, तो बहुत सारे लोग वहां गए थे, तो उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं, अपने लेके जाएं। ये 3.25 लाख के करीब लोग हैं, और ये वहां पर कच्ची आबादियों में रहते हैं, इनके पास कोई बराबरी के हकूक नहीं है, बहुत ही उनकी बदतर जिंदगी है, तो उनको पाकिस्तान को लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जूं का तू नहीं करता इसके ऊपर। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये अपने सारे जो आपके लोग हैं इनको भी आप लेके जाएं, और शायद 1982 तक हमने कोई 1.25 लाख लोगों को हम लाए थे, लेकिन उसके बाद हम 1982 के बाद हमने शायद रिपेट्रिएशन का जो काम है वो नहीं किया। तो ये सूरत हाल है जी। बांग्लादेश जहां पर डॉक्टर यूनस आजकल गवर्नमेंट के सरबराह है, उन्होंने अब पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर अब ये डिमांड कर दी है कि पैसे भी दें, माफी भी मांगे, और अपने लोग भी लेकर जाएं। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हिंदुस्तान से आपके सामने रखते हैं। अभी तो हमने बांग्लादेश से आपके सामने खबर रखी, अब हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में भी लगता है कि मोदी साहब ने चौधरी निजामुद्दीन की नकल करना शुरू कर दी, वहां पर भी काम सख्त कर दिया है। कांग्रेस के जो रूहे रवा है वहां पर खानदान, गांधी खानदान जो है, उस पर राहुल गांधी और उनकी वालदा सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया है। इससे पहले आप याद कीजिए कि जो आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ी कामयाबी समेटी थी, और केजरीवाल उनके जो पार्टी लीडर थे, उन पर शराब के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में फेंका था। फिर वो इलेक्शन से अलग हुए थे तो उन्हें बेल मिली थी, और फिर उनकी पार्टी वहां बुरी तरह से हार गई, और अब बीजेपी जीत चुकी है वापस दिल्ली के अंदर। अब कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने वही काम किया, और केस ये बनाया है कि नेहरू साहब ने 1938 में, जी हां, 1938 में उन्होंने नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर बनाया था, और जाहिर है उस न्यूज़पेपर की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, और जैसे अब आपने देखा होगा रेडियो पाकिस्तान की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं कई शहरों में। अब रेडियो तो इतना नहीं रहा, या है भी तो बड़ी छोटी जगह से ऑपरेट हो सकता है, लेकिन वो बिल्डिंग्स अरबों रुपए की हैं, तो उसके जो एसेट्स हैं वो तकरीबन कोई 2000 करोड़ के हैं या उससे भी ज्यादा है। तो इल्जाम है कि शायद 800 करोड़ के एसेट्स हैं, बाकी सब मिला के शायद 2000 करोड़ इसके अंदर है। तो कहा यह जा रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की है गांधी खानदान ने, और 2022 में इनके खिलाफ इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और अब इनके खिलाफ बाजाब्ता ये इंक्वायरी खोल दी गई है, केस शुरू हो गया है। लग ये रहा है कि मोदी भी वहां पर जो भी उनके सियासी मुखालिफ हैं उनमें से किसी को भी, जो यहां पर जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं कि वो भी अपने मुखालफिन को किसी सूरत सांस नहीं लेने दे रहे, वहां पर भी मोदी साहब भी तकरीबन यही कर रहे हैं कि वो भी मुखालफिन के ऊपर उसी तरह के, लेकिन मेरा ख्याल है वहां पर फिर भी अभी वो आजाद फिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके नामों पर लकीर लग गई या टेलीविजन पर नहीं आ सकता उनका नाम, ये वाले मामला वहां नहीं है, लेकिन बहरहाल वहां भी सख्ती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर हबीब अकरम साहब ने एक छोटा सा, मैं सिर्फ एक लाइन में ही कह दूंगा, ज्यादा बात इस पर मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर जैक बर्गमैन, जी हाँ वही हैं जिनसे डॉक्टर आरिफ अलवी और मेरी मुलाकात हुई थी, और हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने खुद इजहार किया था कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या समझते हैं, बहुत क्लैरिटी थी उनको उनके बारे में। अब हबीब अकरम एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जैक बर्गमैन ने कुछ मुलाकातें पाकिस्तान में अपनी मर्जी से करना चाहिए, उन्हें रोकने के लिए जो जो पापड़ बेले गए वो अपनी जगह एक दास्तान है जिसे बाद में सुनाएंगे। मुझे भी खैर उस दास्तान का पूरा पता है, लेकिन ये कहानी फिर सही भी वक्त अच्छा नहीं है, आ जाए तो आपके सामने पूरी कहानी रखेंगे। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने, जो अमेरिका की और चाइना की वॉर है वो बहुत ही गंभीर हो गई है।
एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स तो अब इतने लगा दिए हैं कि याद करना भी मुश्किल है। किसने 184% लगाए हैं, किसने 140%, कोई पता नहीं है। किसी ने 200% कर दिए हैं कि क्या कर दिए हैं। सुबह कोई और टैरिफ होता है, दोपहर को और। मीन सदर ट्रंप जो है वो गुत्थम गुत्था है इस वक्त चाइनीज जो गवर्नमेंट है उनके साथ टैरिफ्स के ऊपर। अब चाइना ने अपनी एयरलाइन को अहकाम दिए हैं कि वो अमेरिकी बोइंग तैयारे जो है वो खरीदना बंद कर दें, वो अमेरिकी बोइंग तैयारे ना खरीदें। ये एक दूसरे को टिट फॉर टैट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ओवरऑल जो पूरे का पूरा एक माहौल है, मैं ये कह सकता हूं कि जो पूरे का पूरा मामला है दुनिया के अंदर वो खराब हो रहा है। ट्रेड खराब हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस खराब हो रही हैं, यूरोप परेशान है, पूरी दुनिया ही इस वक्त रिसेशन की तरफ शायद बढ़ रही है। भारत, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।